चलिए अब एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। मंगलवार को सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का एक बड़ा फैसला लिया। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा भी करता है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता और कोरोना महामारी के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक बात भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से छात्रों और राज्य सरकार द्वारा अपील की जा रही थी कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इस साल परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो कोरोना की एक बड़ी आफत, लेकिन छात्रों को प्रधानमंत्री ने एक बड़ी राहत दे दी है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के हाई लेवल मीटिंग में इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तय समय में तय मानक के अनुसार रिजल्ट घोषित होंगे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को रिजल्ट तैयार करने को कहा है। 12वीं के छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी सीबीएसई देगा। हालात सुधरने पर 12वीं के छात्र परीक्षा दे पाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। छात्रों के हित में 12वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। उन्होंने कहा, छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है। छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बना सकते। उन्होंने कहा, तनावपूर्ण माहौल में छात्रों पर परीक्षा का दबाव ना हो। छात्रों, अभिभावकों और टीचर्स की चिंता खत्म होनी चाहिए। ये भी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा। ये जो अभी सीएम जो मीटिंग हुई थी इसमें जो डिसीजन आया है वो वैसे हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए, और ये जो चल रहा है पैंडेमिक, इसकी वजह से तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। लॉकडाउन और मौसम की मार से आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों को सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है। अल्पकालीन फसल लोन जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। किसान अब 30 जून तक कर्ज जमा कर सकते हैं। पहले खरीफ सीजन के लिए ऋण जमा करने की तारीख 31 मई और रबी सीजन के लिए तारीख 15 जून था, लेकिन अब दोनों ही तारीखों को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि संकट काल में किसानों के साथ सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब उद्योग धंधे बंद थे, तब किसानों ने खेतों में पसीना बहाकर प्रदेश के खाने की व्यवस्था की, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। शिवराज सरकार ने तीसरी बार किसानों को ऋण जमा करने की तारीख को बढ़ाया है और अब 30 जून कर दी गई है। जो तारीख 31 मार्च थी अंतिम, उसको बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया। 30 जून तक भी किसान अपना ऋण जो 0% ब्याज पर 4% ब्याज पर था वो जमा कर सकते हैं, और जो भी अतिरिक्त ब्याज लगेगा वो मध्य प्रदेश की सरकार, किसानों की सरकार है, शिवराज जी के नेतृत्व में हम जमा करेंगे। भोपाल में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी भोपाल में आज से बस सेवा शुरू होने वाली है। हालांकि आज से अभी 3 रूट पर ही पीसीएलएल 5-5 बसें चलाएगा। इसके बाद कल यानी कि 3 जून को 2 और मार्गों पर बसें चलेंगी और 2 और मार्गों पर कल बस चलेगी। भोपाल की लाइफलाइन, पीसीएलएल की SR1, SR5 एवं TR4B बसों का संचालन होने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से रखा जाएगा, यानी कि इसका विशेष ख्याल रखते हुए बसों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश में
तकरीबन 2 महीने बाद 1 जून से अनलॉक की शुरुआत शुरू हुई। और भोपाल की अगर बात कर ली जाए, कई सुविधाएं अनलॉक हो गई। इसके साथ ही कल से प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, लाइफलाइन कही जाती है भोपाल के लिए पीसीएलएल की सुविधा, और आज से इसका संचालन भी शुरू हो रहा है क्योंकि केसेस भी कम देखने को मिले, अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ऐसे में एक बड़ी राहत भोपाल वासियों के लिए। देखिए, बड़ी राहत है, पर सावधानी रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि संक्रमण को दावत ना दी जाए और इसको लेकर आम आदमी को ही अपनी जान की सुरक्षा करनी होगी। बड़े लंबे समय से ये लो फ्लोर बसें जो थी वो बंद थी, अब इन्हें फिर से शुरू करने का फैसला नगर निगम ने लिया। इसके पीछे जो आम जनता है उसकी परेशानी थी, क्योंकि देखिए पिछले दिनों कई दिनों से आवाजाही बंद थी, लोग परेशान हो रहे थे और जो प्राइवेट टैक्सी करते थे लोग, उनको मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। ऐसे में लोगों की परेशानी अब और ना बढ़े और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन बसों का संचालन शुरू किया गया है। साथ ही साथ देखिए एक सख्त चेतावनी दी गई है, जो बसों का संचालन ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर रहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। यदि कोई भी यात्री बिना मास्क लगाए बस में आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। इन सब नियमों का पालन होगा तो देखिए संक्रमण की चैन को रोका जाएगा और जो संक्रमण जो पिछले दिनों कहर बरपा एक लापरवाही के चलते आगे फिर से तस्वीर ना बने, इसके लिए प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। नल्ली और प्रमोद, 7 जून तक इंटरस्टेट बस सेवा पर भी प्रतिबंध जारी है क्योंकि आसपास के जो स्टेट है वहां से संक्रमण ना फैले, इसलिए आवागमन पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध है। इसको लेकर आने वाले दिनों में कब तक फैसला लिया जाएगा? देखिए, लाजमी है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, क्योंकि ये जान का सवाल है और ऐसे में कहीं से भी संक्रमण फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश ना करे, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तमाम जो आसपास के राज्य है जहां पर बस सेवा जो पिछले कई दिनों से रोकी गई थी वो आगे भी 7 जून तक जारी रहेगी। देखिए, संक्रमण का दर घट रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। यही वजह है कि सरकार सख्ती और पाबंदी के साथ अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और बस सेवाएं बंद रखना इसलिए भी बेहद जरूरी है। इन सब के बीच बहुत जरूरी है समझना कि सावधानी बरतनी होगी क्योंकि पूरी तरह से इस पर लगाम अब तक नहीं लग पाया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी प्रमोद साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाली बसेस पर 7 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। जैसा हम आपको बता रहे थे, 1 जून से पूरे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इंटरस्टेट बस सेवा पर 7 जून तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाली यात्री बसें 7 जून तक न तो एमपी में आएंगी, न इन राज्यों में एमपी से यात्री बस जाएंगी। 7 जून के बाद हालात को देखते हुए सरकार और परिवहन विभाग आगे का फैसला करेगा। मध्य प्रदेश में क्योंकि कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं, 24 घंटे में 1078 नए मरीज सामने आ रहे हैं। इंदौर की अगर बात कर ली जाए 362, भोपाल में 221 और जबलपुर में 98 नए केस सामने। अलीराजपुर में एक भी केस अभी तक नहीं मिला है नया। वहीं खंडवा में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.5% है। 24 घंटे में 4120 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई है। अभी प्रदेश की बात कर ली जाए तो 20,303 एक्टिव केसेस हैं। तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे रहा है। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस हड़ताल को मरीजों के साथ साथ ब्लैकमेलिंग और हठधर्मिता बताते हुए कहा कि सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली है। लगभग उन्हें स्टाइपेंड के तौर पर 60,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सारंग ने कहा कि जिस संकल्प के साथ डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करते हैं उसकी आज जरूरत है। कांग्रेस के समर्थन पर सारंग ने विपक्ष को मरीज विरोधी करार किया। हमने जूनियर डॉक्टर की सभी मांगों को माना है। हम 60 से 70 हजार रुपये महीना स्टाइपेंड दे रहे हैं। उसके बाद भी हठधर्मिता, हमने उनकी 6 में से 4 मांगे मान ली। उनने जो बोला हम हर साल 6 महीने की उनके स्टाइपेंड में हाइक देने का हमने निर्णय लिया। और उसके बाद ये मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। जब पीड़ित मानवता का आपकी ज़रूरत है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।
जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल को हठ धर्मिता बताने वाले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया है और कहा है कि संकट के समय हठ धर्मिता डॉक्टर्स नहीं बल्कि सरकार कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मंत्री हड़ताल को ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं, लेकिन रास्ता बयानों से नहीं निकलेगा। सरकार परेशानी खत्म करना चाहती ही नहीं है। अगर ये ब्लैकमेलिंग की भाषा बोलकर क्या कोई भी सरकार किसी के साथ बातचीत की टेबल पर आ सकती है? ये तो एक तरह की जो है हठधर्मिता सरकार की भी है। सरकार उनके साथ एक टेबल पर आए, बातचीत करे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो परिस्थितियां हैं आज, उनकी जो मांगे हैं, उन पर सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखती सरकार? गुड़ करती है और उसके बाद जब फेल हो जाते हैं तो कहने लगती ब्लैकमेल कर रहे हैं। 6 मांगों में से 4 मांगे मान ली हमने। मेरा कहना है कि 2 महत्वपूर्ण होंगी तभी तो वो अड़े हुए ना। जबलपुर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब सरकार ने शहर को अनलॉक कर दिया है तो फिर सराफा और कपड़ा व्यापारियों को आखिर क्यों रोका जा रहा है? दुकानों को ना खोल पाने की वजह से व्यापारियों को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इन व्यापारियों को कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का समर्थन भी हासिल हुआ। हालांकि इस विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। कपड़ा है और जेवर ज्वेलरी है और इलेक्ट्रॉनिक, इन 3 ट्रेड को छोड़ करके बाकी पूरा शहर खोल दिया। तो इससे तो कोई कंट्रोल नहीं होगा कि जेवर वाले या कपड़े वाले जो है कोरोना फैला रहे हैं। कोई भी निर्णय हो सभी व्यापारियों के हित में हो। एक सीमित समय भले खोल दें, आप शाम को बंद कर दें। इस प्रकार से आधा सूधा ऑर्डर में कहीं ना कहीं व्यापारी को समस्या है और वो आक्रोश आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर सरकार के आंकड़े सही हैं और सरकार का दावा सही है तो परसों भी मैंने माननीय प्रभारी मंत्री के साथ ये बात रखी थी कि आप 1 हफ्ते का प्रयोग करके देखिए। 1 हफ्ते इनको व्यापार खोलने दीजिए और 1 हफ्ते बाद अगर हमें कोई तकलीफ दिखेगी तो हम इनसे फिर सहयोग लेंगे और व्यापारी इसमें सहमत हैं। लेकिन आपने एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे पूरा प्रदेश अनलॉक कर दिया मैंने, जहाँ संक्रमण दर कम हो गई, तो फिर जबलपुर का मुख्य बाजार कैसे बंद रहेगा? 4 विमर्श के उपरांत ही कोई गाइडलाइन पारित की है। अब अगर किसी बिंदु को लेकर असहमति है तो उसको पुनः विचार करना पड़ेगा। जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, उसको लेकर क्या समझाइश देकर अभी कहा जा रहा है? कोई नहीं, समझाइश दे रहे हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे प्रतिनिधि हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं। लोगों में वैक्सीनेशन के डर को भगाने और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए भोपाल के आशा कार्यकर्ता ने एक अनोखी तरकीब अपनाई है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और जागरूक होकर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। भोपाल के नजीराबाद गांव की आशा कार्यकर्ता रीना शर्मा हाथ से लेकर आमंत्रण पत्र बना रही हैं और लोगों को घर घर जाकर इन्विटेशन देकर वैक्सीन लगवाने का न्योता भी दे रही है। आशा कार्यकर्ता की इस पहल का असर भी हो रहा है और लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच भी रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। उन अफवाहों को खत्म करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं लोगों को किस प्रकार जागरूक करूं। तब मैंने सोचा कि लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जाए, घर घर जाकर उन्हें समझाइश दी कि कोरोना के टीकाकरण से आप घबराएं नहीं, कोरोना से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आपको टीका समय से लगवाएं और अपने परिवार और खुद को स्वच्छ बनाएं। इंदौर में नगर निगम के खिलाफ ठेला लगाने वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। निगम कर्मचारियों की मनमानी कार्रवाई से गुस्सा ठेला रेहड़ी लगाने वालों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। एक वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है, जिसमें फल सब्जी बेचने वाले ठेला दुकानदार काफी परेशान होकर सड़क पर ही फल सब्जी फेंकते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निगम कर्मचारी उनके तराजू और बांट भी साथ ले गए हैं। हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। एमपी में अनलॉक शुरू होते ही सियासी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी मीटिंग हुई। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने ये मीटिंग ली है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह, गृह मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कई विधायक भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर चर्चा हुई। पार्टी ने तय किया है कि बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बीजेपी आंदोलन करेगी, जिसमें देश भर से बीजेपी के नेता बंगाल जाएंगे और 15 जून के बाद मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जाएंगे। अब भविष्य में पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है, जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को भेजा भी जाएगा
और उनका वहाँ पर कार्यक्रम करके उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी करेंगे। लॉकडाउन के बाद अभी चूँकि परिस्थितियाँ देश भर में ठीक नहीं है, कोरोना की स्थिति चल रही है, जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएगी पार्टी की तरफ से हमें कार्यक्रम दिए जाएंगे पूरे देश। बंगाल में योजना बना करके वहीं के कार्यकर्ता समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के कार्यकर्ता बिल्कुल ही हताश निराश होकर भाग गए हैं। वो जूझ रहे हैं और जूझेंगे। वहाँ मर्दानगी आज भी जीवित है और वो लोहा लेगी, सामना करेगी। और के नेता विदेश में भी लोगों को बताया जाएगा। नहीं, यहाँ के लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के लोग समर्थ हैं, उनको सहारा देने की आवश्यकता है। तो सारे देश के कार्यकर्ता सहारा देने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ के पेनड्राइव वाले बयान के बाद सियासत काफी बढ़ गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भी कमलनाथ से पेनड्राइव मांगी है, जिस पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पेनड्राइव और सीडी सभी के पास है। सवाल यह कि एसआईटी के पास ही क्यों नहीं? एसआईटी को तो खुद पेनड्राइव तलाशनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। उन्होंने पूछा कि कमलनाथ से पूछताछ कर या पेनड्राइव मांगकर एसआईटी क्या अपना काम कर रही है। तरुण भनोट ने आरोप लगाया कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार पेनड्राइव मुद्दे को हवा दे रही है, जबकि इससे बेहतर होता सरकार कोविड काल का ऑडिट करवाती। नकली इंजेक्शन और दवाओं का व्यापार मध्य प्रदेश में हुआ, अफरा तफरी मची, उससे ध्यान हटाने के लिए अब ये पेन ड्राइव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। इसको छोड़िए, ऑडिट कराइए, कितनी मौतें मध्य प्रदेश में हुई, कितने नकली इंजेक्शन बेचे गए, कितनी नकली दवाएं बेची गई और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, और लोगों का बिजली का बिल माफ़ कीजिए 3 महीने का, स्कूलों की फीस माफ़ कीजिए, गरीबों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये नकद डालिए। ये काम भाजपा की सरकार को करने चाहिए। ये छोड़कर ये पेन ड्राइव ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के आने से पहले पानी सप्लाई की सभी योजना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जरूरी तैयारियां की जा रही है। मानसून में शहरों में जल जमाव के हालात न बने, इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि इस पर फिलहाल कोर्ट का स्टे है। इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। आज जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है पूरे प्रदेश में चल रही है, उनकी समीक्षा की है। साथ में जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो पूरे प्रदेश में जिनका काम चल रहा है या काम होना है, इन दोनों की समीक्षा आज हमने की है और जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए। उज्जैन में सांसद अनिल फरोजिया और मंत्री मोहन यादव ने ट्रैफिक थाने पहुंचकर चालान कटा है। दरअसल अनलॉक को लेकर सांसद अनिल फरोजिया और मंत्री मोहन यादव मंडी पहुंचकर व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील कर रहे थे। यहां से सांसद की बाइक पर मंत्री मोहन यादव भी बैठकर निकले, लेकिन दोनों ने हेलमेट लगाना मुनासिब नहीं समझा। रास्ते में एक बाइक वाले ने उनकी बाइक को टक्कर भी मार दी, जिसमें मंत्री मोहन यादव के पैर में चोट भी लग गई। मीडिया ने जब हेलमेट ना पहनने को लेकर सवाल किया तो दोनों ने अपनी गलती मानी और सीधे ट्रैफिक थाने पहुंचे। नियम अनुसार 250 का चालान कटाया, जिस पर डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने अपना चालान कटवाकर जनता के सामने अच्छा मैसेज दिया है। हम टू व्हीलर पे भी निकले और निकलने के बाद जब यहाँ आए तो ध्यान में आया कि हमारे सिर पे हेलमेट नहीं है, तो हमने अभी सोचा है कि यातायात थाने पे जाकर हमारा चालान कटा लेंगे, ताकि हम जिस पे बैठ के आए वो हम अपने पास है। ये शासन के नियम सबके लिए बराबर है, तो आप अपना पैसा जाके जमा कराने वाले। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के निपटारे के मामले में डिंडोरी पुलिस नंबर 1 पर बताई जा रही है। प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में डिंडोरी को पहला स्थान मिला है। गौरतलब है कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के साथ साथ ही एसपी संजय सिंह ने पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए थे, जिससे सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों को भी पुलिस ने तत्परता से लिया है, जिसका नतीजा है कि डिंडोरी आज नंबर 1 जिला बन गया है। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत एक समय अवधि होती है, 1 सप्ताह के अंदर इनका L1 में निराकरण करना होता है, नहीं तो शिकायतें फिर L2 और L3 के स्तर पे जाती हैं, जिनमें उनका निराकरण करने में दिक्कत आती है।
तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर ही सभी थाना स्तर से शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास किया। कोरोना काल में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है। पिछले 2 सत्र से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा के विस्तार के लिए आगर मालवा में रहने वाले विकास ने जिम्मा उठा लिया है। विकास बच्चों के लिए फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। विकास की ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल 250 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। विकास के मुताबिक इसके लिए उन्होंने अपने स्कूल में मौजूद संसाधनों का उपयोग किया, जिससे उन्हें शिक्षकों की तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त कोई खर्च अलग से नहीं उठाना पड़ा है। विकास अपने स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम से जुड़े रोचक वीडियो बना रहे हैं, जिन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी किया जा रहा है ग्रुप बनाकर। तो इस क्लास से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सर ने जो एक नया काम किया है कि निःशुल्क हर स्कूल के बच्चे के लिए, ऐसा नहीं कि केवल सर के स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने चालू किया है, बल्कि ये हर स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने चालू किया। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पहल है। बहुत ही बढ़िया काम है, ऐसा सभी जिलों में होना चाहिए जैसा कि इन्होंने बोला है। अच्छा काम है, अच्छी शुरुआत है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।